चलिए, तो आज फिर से वही चैप्टर अम्ल, क्षारक एवं लवण का तीसरा पार्ट हम लेकर के आए हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है, किस प्रकार अभिक्रिया करती है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि धात्विक ऑक्साइड जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे उदासीनीकरण, तब हम स्पष्ट होगा कि क्षारक और अम्ल जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो उस कंडीशन में लवण और जल का निर्माण होता है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग इस थ्योरी को याद रखेंगे कि अम्ल धात्विक ऑक्साइडों के साथ अभिक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं। ध्यान देना है। जैसे अम्ल प्लस धात्विक ऑक्साइड ये अगर रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल बनेगा, यानी कि धात्विक लवण और जल बनेगा। अब सवाल यहाँ पे ये है कि अम्ल अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? इसके पीछे का रीजन है। इसके पीछे क्या रीजन है? क्योंकि अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है और अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। हालांकि हम अगले चैप्टर जब धातु अधातु पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे हम लोग उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड का डिटेल जब पढ़ेंगे तो कुछ धात्विक ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो अम्ल के साथ क्षारीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं और क्षारक के साथ अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित करते हैं, वो पढ़ेंगे उभयधर्मी ऑक्साइड में। लेकिन अभी हम लोगों को ये जानना है इस चैप्टर में कि अम्ल धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके धात्विक लवण और जल देता है। जैसे एग्जाम्पल उठाते हैं Na2O। Na2O का मतलब सोडियम ऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये क्या बन जाता है? NaCl प्लस H2O। और आप लोग सभी जानते हैं कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड, ये क्या है? लवण है। सोडियम क्लोराइड क्या है? लवण। और क्या बनाया? वाटर बनाया। यानी कि किसी भी धात्विक ऑक्साइड के साथ अगर कोई अम्ल रिएक्शन करेगा तो उस कंडीशन में क्या बनेगा? सोडियम मतलब लवण और जल, क्योंकि इसकी प्रकृति जो होती है वो क्षारीय होती है। ध्यान देना है। आगे चलते हैं और एग्जांपल उठाते हैं। CaO प्लस HCl, CaCl2 प्लस H2।
ध्यान रखना है, खुद करते जाना है आपको संतुलित। ध्यान से खुद संतुलित करते जाइएगा जहां जहां संतुलित नहीं होगा। कैल्शियम, कुछ काम आप लोगों के लिए भी छोड़ा जाता है। कैल्शियम क्लोराइड और जल। और भी एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं। CuO प्लस HCl। यहां पे ध्यान देना है, CuO का मतलब कैल्शियम ऑक्साइड, CuO का मतलब कॉपर ऑक्साइड। ध्यान देना है। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो क्या बना, CuCl2, कॉपर का क्लोराइड। क्लोराइड सब क्या होते हैं, लवण होते हैं, प्लस H2O। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, ZNO ले लीजिए, ZNO प्लस HNO3, HNO3। ZnNO3 का Al2 प्लस H2O। ये क्या हुआ, जिंक ऑक्साइड और HNO3 नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल, ये दोनों के रिएक्शन के फलस्वरूप क्या बना, जिंक नाइट्रेट। जिंक नाइट्रेट और जल। और भी एग्जांपल आप उठा सकते हैं, CuO प्लस H2SO4, CuSO4 प्लस H2O, यानी कि कॉपर सल्फेट और जल। कॉपर सल्फेट और जल। तो कहने का मतलब प्रत्येक स्थिति में क्या हो रहा है कि सल्फेट बन रहा है, क्लोराइड बन रहा है, नाइट्रेट बन रहा है। तो सल्फेट, क्लोराइड, नाइट्रेट, ये सभी क्या है, ये सभी लवण है। और साथ ही साथ क्या बना रहा है, जल बना रहा है, वाटर बना रहा है। कहने का मतलब कंक्लूजन क्या निकलता है हमारा कि अम्ल किसी भी धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा तो लवण और जल बनेगा। अब यहां पे एनसीईआरटी में एक पोर्शन दिया हुआ है कि क्षारक जो है वो क्या करेंगे, क्या धात्विक ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन करेंगे। क्षारक प्लस धात्विक ऑक्साइड, धात्विक ऑक्साइड, समझने वाली बात है। इसमें कोई अभिक्रिया नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि क्षारक क्षारक के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर सकता है और अम्ल अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं कर सकता है। ये क्षारक जो है वो अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्षारक धात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कभी नहीं कर सकता है। यहां टॉपिक हम क्या बोले कि अम्ल तथा क्षारक, अम्ल तथा क्षारक धात्विक ऑक्साइडों के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है, ये टॉपिक था। लेकिन यहां पे क्षारक जो है वो धात्विक ऑक्साइड के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करते। हाँ, ये अधात्विक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके अम्ल और जल प्रदान करते हैं। क्योंकि अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति जो होती है, अधात्विक ऑक्साइड, अधात्विक ऑक्साइडों की जो प्रकृति होती है वो
अम्लीय होती है, अम्लीय होती है। तो अम्ल क्षारक के साथ रिएक्शन कर सकता है। क्षारक जो है, क्षारकीय पदार्थ जो है, वो अम्लों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, यानी कि अधात्विक ऑक्साइडों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, लेकिन धात्विक ऑक्साइडों के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, क्योंकि धात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति सामान्यतः जो होती है वो क्षारकीय होती है। तो क्षारक क्षारक के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। हाँ, अधात्विक ऑक्साइड के साथ अगर यहाँ पे ध्यान रखना है कि क्षारक अगर किसी अधात्विक ऑक्साइड के साथ, किसी भी अधात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, तो क्या बनेगा? लवण तथा जल बनेगा। इसको ध्यान रखना है। लेकिन क्षारक किसी भी धात्विक ऑक्साइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना है। अब आगे हम लोग जब इसका जाते हैं तो हम लोग पढ़ेंगे कि अम्ल व क्षारक जो होते हैं वो जल के साथ किस प्रकार रिएक्शन करते हैं। ध्यान देना, वो पानी के साथ किस प्रकार रिएक्शन करते हैं, ध्यान रखना है। अब देखते हैं अम्ल तथा क्षारकों की जल के साथ अभिक्रिया, वाटर के साथ क्या होता है। जल के साथ ध्यान रखना है कि अम्ल जलीय विलयन में H प्लस या H3O देते हैं। ध्यान देना है कि अम्ल जो है वो जलीय विलयन में वो H प्लस या H3O प्लस आयन देते हैं। कहने का मतलब क्या है, एक और इसमें थोड़ा सा डिटेल जब हम लोग जाते हैं तो अम्ल तब तक अपने अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा जब तक कि वो वाटर में डिजोल्व ना हो, वाटर में मिले नहीं, घुले नहीं, क्योंकि वो अपना H प्लस आयन तभी दे सकता है जब वो जल में घुलेगा। जब तक वो जल में घुला है, जल में नहीं घुला है, तब तक वो अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करता है। कि एनसीईआरटी में इससे क्वेश्चन है कि शुष्क, शायद इसी तरह है, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस, शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है। ऐसे ही करके क्वेश्चन है, इसका कारण पूछा है। तो यहां पे ध्यान देने वाली बात है कि होता क्या है। जैसे हम लिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ये तब तक अपना अम्लीय गुण प्रदर्शित नहीं करेगा जब तक ये अपने आयनों में ना टूटे, H प्लस आयन में ना टूटे, है ना। तो जब इसको हम डालते हैं वाटर में, पानी में डालते हैं, पानी में मिलाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ध्यान देने वाली बात है कि H3O हाइड्रोनियम आयन, कौन सा आयन, हाइड्रोनियम आयन, ये प्लस में होता है और प्लस Cl माइनस, क्लोरीन माइनस में होता है।
तो ये क्या करता है कि यहाँ पे जब हम जल में इसको घोलते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि H+ आयन उत्पन्न करना स्टार्ट कर देता है। जब वाटर में इसको डिजोल्व करते हैं, वाटर में इसका विलयन बनाते हैं, तो उस कंडीशन में H+ आयन में टूटना स्टार्ट हो जाता है। H+ आयन में टूटना स्टार्ट हो जाता है ना। तो उस कंडीशन में तब ये जाके अम्ल की प्रकृति को प्रदर्शित करता है। अब ड्राई लिटमस पेपर पर शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस क्यों कोई प्रभाव नहीं करेगा? ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक गैस भी ड्राई है, सूखा हुआ है, और लिटमस पत्र भी सूखा हुआ है। अब दोनों जब सूखा हुआ है तो जब तक उसमें वाटर नहीं मिलेगा, नमी नहीं आएगी, तब तक वो H+ आयन में नहीं टूटेगा, और जब तक H+ आयन में नहीं टूटेगा तब तक वह अम्लीय प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करेगा। तो कोई भी लिटमस पेपर में हम उसको डालते हैं तो लिटमस पेपर का रंग किसी भी प्रकार से, रंग में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए कोई प्रभाव नहीं छोड़ता है। ध्यान देने वाली बात है कि शुष्क हाइड्रोक्लोरिक ड्राई हाइड्रोक्लोरिक गैस है और ड्राई लिटमस पेपर में भी डाल दिए, आने की कहीं पानी का कोई ठिकाना नहीं है, वाटर उसमें मिल ही नहीं रहा है, और जब तक वाटर नहीं मिलेगा तब तक वो H+ आयन में नहीं टूटेगा, और H+ आयन में नहीं टूटेगा तब तक वो अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा, और अम्लीय गुण को प्रदर्शित नहीं करेगा तब तक वो लिटमस पेपर के रंग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर पाएगा। और एग्जांपल लेते हैं, HNO3 नाइट्रिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, इसमें इसको वाटर में डाले, पानी में डाले, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये टूट जाता है। H3O और NO3- इसमें टूट जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये भी देखिए, ये प्लस ये माइनस है ना। कहने का मतलब यही है कि H+ आयन में ये टूट जाते हैं, H+ आयन में ब्रेकडाउन हो जाता है, H+ आयन में विखंडित हो जाते हैं, कह सकते हैं इसको हम। और देते हैं H3PO4, इसको बताता है फास्फोरिक अम्ल, फास्फोरिक अम्ल। इसमें वाटर, इसको वाटर में डिजोल्व। आगे देखते हैं CH3COOH प्लस H2O, ये क्या हो जाता है? ये दोनों ध्यान रखिएगा, H3O H2PO4, ये प्लस में ये माइनस में। इसमें क्या होता है? H3O CH3 COO-, ध्यान देना है। तो कहने का मतलब यह है कि वाटर में डिजोल्व होके कोई भी एसिड जो होता है वो H+ आयन देता है, जिसके कारण उसकी प्रकृति जो होती है वो अम्लीय प्रदर्शित होती है। अब यहाँ पे इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन भी है NCERT में कि अम्ल का जलीय विलयन, जलीय विलयन, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, विद्युत का चालन करता है। तो यहां पे देखने वाली बात है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करता है? क्योंकि जब भी किसी अम्ल को हम वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं, पानी में डाल रहे हैं,
तो उस कंडीशन में माइनस और प्लस दोनों बन रहा है। इसमें भी देखिए माइनस प्लस, इसमें भी माइनस प्लस, इसमें भी माइनस प्लस, इसमें भी माइनस प्लस बन रहा है। तो उस परिस्थिति में क्या होगा, जिसमें माइनस और प्लस दोनों आयन बन जा रहा है, तो आवेश खुद ब खुद उत्पन्न होगा, है ना। इलेक्ट्रॉनों का समूह जब उत्पन्न होगा तो निश्चित है उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। जैसे ही हम डालते हैं पानी में अगर अम्ल की मात्रा होगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, वह अपने आयनों में टूट जाता है, यानी कि माइनस प्लस में टूट जाता है। अब माइनस प्लस में जहां टूटा वहां विद्युत धारा प्रवाहित होना स्टार्ट, इसलिए अम्ल का जलीय विलयन जो होता है वो विद्युत का चालन करना प्रारंभ कर देता है। अब आगे हम लोग चलेंगे कि क्षारक, क्षारक जो है वो क्या करता है जलीय विलयन में। क्षारक जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है क्षारक जो है वो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देता है। कौन सा आयन, OH माइनस, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या किए हम वाटर में डिजोल्व किए, पानी में मिलाए, तो उस कंडीशन में क्या हो जाता है, ये टूट जाता है Na और OH में, OH माइनस, Na तो ऑलवेज प्लस में रहता है। यहाँ पे क्या हुआ कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड को पानी में मिलाया जाता है, जल में मिलाया जाता है, तो उस कंडीशन में वह क्या होता है, सोडियम और हाइड्रोक्साइड में टूट जाता है। तो हाइड्रोक्साइड जो होता है वो ऋण होता है, ऋणायन होता है ना। OH माइनस, इसको क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाता है, ध्यान देना है। आगे चलते हैं, KOH, इसमें सॉलिड वगैरह लिखना है, ये सॉलिड हो जाएगा, NaAQ हो जाएगा, और OH जो है वो भी AQ हो जाएगा, AQ, ये ध्यान रखना है इसको। अब आगे चलते हैं, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये भी सॉलिड में लेते हैं, इसको क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो ये भी टूट जाता है, K प्लस और OH माइनस, इसमें H प्लस आयन नहीं उत्पन्न होता है, ध्यान देने वाली बात है। इसमें H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि OH माइनस आयन उत्पन्न होता है, इसलिए यह विद्युत का चालन नहीं करता। विद्युत का चालन करने के लिए हमको क्या चाहिए, H प्लस आयन जो होते हैं वो चाहिए, लेकिन इसमें H प्लस आयन उत्पन्न नहीं होता है, तो उस परिस्थिति में विद्युत का चालन नहीं कर पाते हैं जो क्षारक होते हैं। जबकि अम्ल में क्या होता है कि H प्लस आयन गति करना प्रारंभ करता है, दोनों आयन जो है ऋण आयन और धन आयन जो होते हैं वो गति करना प्रारंभ करते हैं, जो विद्युत चालन के लिए आवश्यक है, लेकिन ये वैसा नहीं कर पाता है, तो उस कंडीशन में विद्युत का चालन नहीं करता है, ध्यान देना है। अब आगे ध्यान रखना है कि सभी क्षारक
जल में घुलनशील नहीं होते हैं। सभी क्षारक जल में घुलते नहीं हैं। और यहां पे याद रखना है कि जल में घुलने वाले या विलेय क्षारकों को क्षार, जिसको हम अल्कलाई कहते हैं, अल्कलाई कहा जाता है। सारे क्षारक जल में डिजोल्व नहीं होते, जल में घुलते नहीं है। कुछ क्षारक जो होते हैं वो जल में घुलते हैं। जैसे घुलनशील क्षारकों का एग्जाम्पल में हम लेते हैं, एग्जाम्पल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड घुलता है, KOH भी घुल जाएगा, NH4OH और CaOH2, ये सभी जो है वो घुलनशील क्षारक हैं। घुलनशील क्षारक ये जल में घुल जाते हैं, ये जल में घुलते हैं। लेकिन कुछ क्षारकों का एग्जाम्पल यहां पे हम देते हैं, जैसे MgOH2 और AlOH3 और FeOH2, ये सब होते हैं अघुलनशील। अघुलनशील ये सभी वाटर में डिजोल्व नहीं होते हैं, ये सभी पानी में घुलते नहीं है। तो ये चीज ध्यान रखना है कि सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं, और जल में घुलने वाले विलेय क्षारकों को हम क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं, अल्कलाई। अंग्रेजी में उसको क्या कहते हैं? अल्कलाई। ध्यान रखना है। तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है हमको लगता है कि शायद आपका सॉल्व हो जाएगा, है ना। एक और कभी कभी बोलता है कि आसूत जल विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि वर्षा जल विद्युत का चालन करता है। क्यों? इसके पीछे का रीजन पूछेगा। तो चूंकि आसूत जल जो होता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है, बिल्कुल प्योर होता है, तो वो जलीय विलयन में H+ आयन उत्पन्न नहीं करने पाता है। हालांकि वर्षा जल अगर शुद्ध रहे तो उस परिस्थिति में क्या होगा कि वो भी विद्युत का चालन नहीं करेगा, लेकिन जैसे ही वायुमंडल में आता है, वायुमंडल में आने के बाद अम्ल वगैरह से अभिक्रिया करके वो अम्लीय हो जाता है, और अम्लीय जब होता है तो वह अपने आयनों में टूट जाता है, और आयनों में टूटने के कारण वो वर्षा जल जो है वो विद्युत का चालन करने लगता है। जबकि आसूत जल बिल्कुल शुद्ध होता है, वो अपने आयनों में नहीं टूटने पाता है ना, तो इसलिए वो विद्युत का चालन नहीं करता है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, हम लोग अगला प्रोसेस पढ़ेंगे कि ये तो जान लिए कि हाइड्रोजन आयन H+ आयन देता है और OH- आयन देता है, लेकिन एक नियम होता है, वैसे हम वाटर में नहीं डाल सकते हैं, वैसे पानी में नहीं। ध्यान देना है कि जल के साथ अम्ल और क्षारक को मिलाने का नियम होता है। क्या नियम होता है कि अगर हम जल में अम्ल या क्षारक को मिलाएं, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि एकाएक अब क्या कीजिएगा कि किसी ग्लास वगैरह में
अम्ल या क्षारक को ले लिया और एकाएक उसमें अगर हम वाटर को डाल दिए, पानी को डाल दिए, तो उस कंडीशन में जो अभिक्रिया होगी, उसका रिएक्शन होगा, वो अत्यंत ही ऊष्माक्षेपी होगा, बहुत ही ऊष्माक्षेपी होगा। और ऊष्माक्षेपी होने के कारण सबसे पहली बात कि आप प्रयोग कीजिएगा तो उस परिस्थिति में हाथ वगैरह जल सकता है। इसके अलावा जिस पात्र में आप एक्टिविटी कर रहे हैं वो पात्र टूट सकता है। इसके अलावा जो विलयन है वो अस्खलित होकर के बाहर आ सकता है। तो इससे बचने के लिए हमको क्या करना चाहिए कि हम जल में अम्ल को नहीं मिलाएंगे, बल्कि अम्ल में अम्ल में जल को नहीं मिलाएंगे। अम्ल में जल को, अम्ल या क्षारक में जल को नहीं मिलाएंगे, बल्कि जल में जल को धीरे धीरे हिलाते हुए अम्ल या क्षारक को मिलाएंगे। धीरे धीरे हिलाते जाएंगे उसको और मिलाते जाएंगे, तो उस कंडीशन में तीव्र अभिक्रिया नहीं होगी, एकाएक अभिक्रिया नहीं होगी और दुर्घटना से बच सकते हैं। उसके लिए चेतावनी भी लिखा हुआ रहता है। कोई भी एसिड वगैरह, क्षारक वगैरह खरीदिएगा तो उसमें वार्निंग दिया हुआ रहता है, ऐसा करके डेंजर का वार्निंग दिया हुआ रहता है ना। और उसमें इंस्ट्रक्शन दिया हुआ रहता है कि आप क्या करें कि सबसे पहले वाटर ले, पानी ले और पानी में धीरे धीरे करके अम्ल को मिलाएं या क्षारक को मिलाएं। ऐसा नहीं कि आप पानी ले लिए हैं और उसमें एकाएक अम्ल को उड़ेल दें, तो उस कंडीशन में आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, तो इससे बचना चाहिए। अब आगे चलते हैं। क्या होता है कि जल में अम्ल या क्षारक को मिलाने पर आयनों की सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी होती है। यह प्रक्रिया तनुकरण कहलाता है। कहने का मतलब हम बताए थे शायद कि एक होता है सांद्र अम्ल और दूसरा होता है तनु अम्ल। सांद्र अम्ल में क्या बताए थे कि जिसमें पानी की मात्रा कम हो और अम्ल की मात्रा ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं? सांद्र अम्ल कहते हैं। और सांद्र अम्ल में पानी को जोड़ा जाए, है ना, तब वो तनु अम्ल बनता है, यानी कि वो पतला हो जाता है। कहने का मतलब यही है कि सांद्र अम्ल में आयनों का जो कंसंट्रेशन होता है, सांद्रता होती है, वो बहुत ही मजबूत होता है, एक दूसरे के काफी करीब होते हैं, कंसंट्रेशन बहुत अधिक होता है उसका। लेकिन जब वाटर को मिलाते हैं उसमें तो उसकी सांद्रता में कमी हो जाती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? तनुकरण, यानी कि अम्ल को पतला करना क्या कहलाता है? तनुकरण कहलाता है। ये चीज ध्यान रखना है। अम्ल में जल को मिला, अम्ल या क्षारक में से, दोनों में से, अम्ल या क्षारक में से जल को मिलाकर उसको पतला करना, उसके सांद्रता में प्रति इकाई आयतन में कमी करना क्या कहलाता है? तनुकरण का प्रोसेस कहलाता है। चलिए आज का वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। हम सोशल साइंस का भी सीरीज बनाएंगे क्लास 8वीं से,
राजनीतिक और हिस्ट्री, पॉलिटिकल और हिस्ट्री का हम सीरीज बनाएंगे। आप उसके लिए जल्द ही हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली आपको अपडेट मिलता रहेगा, है ना। और रिजल्ट की गारंटी मेरे ऊपर है, रिजल्ट आपका किसी भी प्रकार से कोई गड़बड़ नहीं होगा। प्रत्येक एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम करवाएंगे। आपकी समझ से भी अगर क्वेश्चन पूछी जाएगी तो उसको भी मैं करवाने के लिए तैयार हूं। आप सिर्फ वीडियो में बने रहें। अगर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए हुए देखें, एक एक पॉइंट को देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और कोई सुझाव है अगर आपके पास तो वो सुझाव भी आप हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।